उसके लिए। तो अब एक इंटरव्यू होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए और एक इंटरव्यू होता है प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स आती हैं उसके लिए। तो आज का जो हमारा फोकस है वो है हमारी जॉब जो गवर्नमेंट सेक्टर में आई है उसके लिए। तो मैं जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा वो गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से करूंगा और ख़ास तौर पे जो आपके जो इंटरव्यूज आने वाले हैं उसके हवाले से। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपकी जॉब्स हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, जो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं वहाँ बैठ के, जो मैंने मेरी फीलिंग्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको जहन में रख के तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात यह है कि कुछ इंटरव्यू से पहले की जो चीज़ें हैं, एक तो आप तैयारी करो, मैं बताता हूँ कि तैयारी आपने किस किस एरियाज में फोकस करना है तैयारी के हवाले से। लेकिन उससे पहले जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, चाहे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो, आपने अच्छा खासा पढ़ा हो, आपने प्रोफेशनल और दूसरी चीज़ें सब तैयार की हो, लेकिन आपने इन चीज़ों का ख्याल ना किया तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अपने जो लेटर में जो आपको आया है इसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें मांगी है वो आप लेके जाएं सारे। उसके बाद टाइम का ख्याल करें और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ड्रेसिंग। आप लोगों ने अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल करना, कैजुअल नहीं जाना। ये आपका फॉर्मल इंटरव्यू है। मैं आप दोनों मेल और फीमेल दोनों से ये बात कह रहा हूँ। मेल जो है जो शेव करते हैं वो शेव करें, कटिंग वगैरह करवाएं अपनी, और जो आपके ड्रेसिंग है वो फॉर्मल होना चाहिए। चाहे आप शलवार कमीज पहन के जाएं, चाहे आप पैंट शर्ट पहन के जाएं, क्योंकि सीज़न है गर्मी का। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो वेस्ट कोट आपने ज़रूर पहनी हो, और अगर आप पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं तो कोशिश करें टाई ज़रूर पहने। अगर गर्मी की वजह से टाई आप साथ ले जाएं, वहाँ जब आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला हो तो उससे पहले आप टाई पहन लें। शर्ट का कलर जो है वो फॉर्मल होना चाहिए, यानी कि प्रिंटेड शर्ट ना हो। एक सोबर कलर जो होता है, व्हाइट कलर की शर्ट हो, या एक सिंगल कलर वाली शर्ट्स जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा बर्फीले कलर ना हो, जैसे कि येलो, ये तोता रंग, ये पिंक कलर, रेड कलर, इस तरह के शो कलर की शर्ट नहीं पहनी है आपने। एक सादा शर्ट होनी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ठीक ठाक तरीके से आपने इसको इस्त्री किया हो। तो आपका जो कॉलर बटन है वो बंद होना चाहिए। टाई आप ज़रूर यूज़ करें, ब्लैक शूज़ यूज़ करें, पॉलिश किए हों, और आपकी कटिंग जो है, आप हेयर स्टाइल जो है वो लफंटरों वाला ना हो। एक डिसेंट तरीके से आपने हेयर स्टाइल आपका होना चाहिए। शेव, अगर आप शेव करते हैं, शेव की हो। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो दाढ़ी प्रॉपर हाथ वगैरह करवा के जाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और हमारी जो फीमेल बहनें हैं, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं। जो बच्ची हैं पर्दा करती हैं, बेशक पर्दा करके जाएं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसी तरह वो कपड़े, उन लिबास से अवॉइड करें जो आप शादियों पे, पार्टीज़ पे, इस तरह पे फंक्शंस पे आप पहनती हैं, वो ना पहने। फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं, डिसेंट ड्रेस जो है पहन के जाएं। चूड़ियाँ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह कोशिश करिए कीजिए, इससे अवॉइड कीजिए। और आपका मोबाइल जो है वो साइलेंट पे होना चाहिए। तो ये बातें थी आपकी ड्रेसिंग के हवाले से। उसके बाद आप वेटिंग रूम में जब आप बैठ जाएं तो अपनी टर्न का आप इंतज़ार कीजिए। कोशिश अवॉइड करें आपस में डिस्कशन करने का, वहाँ बाहर बैठ के डिस्कशन ना करें। आपने जो तैयारी कर ली है बस उसको करके अब आ जाए और वेट करें अपनी टर्न का। उसके बाद जब आपकी बारी आती है, जब आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है, आपके हाथ में नॉर्मली फाइल होती है या बैग होता है, जो हमारा एक प्रोफेशनल जो बैग हम यूज़ करते हैं, वो चाहे लैपटॉप का है, चाहे ब्रीफ केस है, वट जो है। अगर आपके पास है, अगर आप किसी को दे सकते हो तो ठीक है। अगर आपको लेके जाना है अंदर तो कोई मसला नहीं है, आप उसे लेके जाएं। आप दरवाजे पे जाएं, आपको पीएन जो है वो लेके जाएगा, या आप खुद पहुंचते हैं तो कोशिश कीजिए अगर दरवाज़ा खुला है तो परमिशन लें। सामने आपको जो बैठे होंगे उनसे प्लीज़ उनसे पूछें कि मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ। वो आपको अलाउ करेंगे तो आप अंदर आ जाए। उसके बाद आपको एक सीट खाली नज़र आएगी, उसकी तरफ जाएं। वो नॉर्मली इशारा कर देते हैं कि आप बैठ जाएं।
अदरवाइज आराम से कुर्सी को कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाएं। बैठने के बाद अगर आपके हाथ में फाइल है तो वो टेबल पे रख दें, अगर बैग है तो उसको अपनी कुर्सी के साथ ज़मीन पे रख दीजिए। अब आप कंफर्टेबल तरीके से कुर्सी पे बैठ जाएं। कंफर्टेबल तरीके से बैठने का हरगिज़ ये तरीका नहीं है कि आप टांग पे टांग रख के बैठें। अपनी टांगों को क्रॉस करके मत बैठिएगा। मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। एक बच्चा अंदर आया है, बड़ा अच्छा उसने ड्रेसिंग की हुई थी। वो अंदर आया तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, उसको मैं जानता भी था इस बच्चे की सिलेक्शन हो जानी है। अनफॉर्चुनेटली जब वो अंदर आया तो उसने बैठने तक तो बिल्कुल ठीक था और मेरा दिल ये कह रहा था इस बच्चे की सिलेक्शन हो जानी है। लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठा है, उस अल्लाह के बंदे ने टांग पे टांग रखी है और ऐसे बैठा है जैसे वो पता नहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है गप्पे लगाने के लिए। जब उसने टांगों पे टांगे रख के बैठा है तो हमारे पास जो उसको हेड कर रहे थे उस इंटरव्यू को, उन्हें इतना बुरा लगा। उन्होंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की। उसकी बेइज्जती करने के बाद और उसको मुझे समझ आ गई कि अब इसकी सिलेक्शन नहीं होने वाली, और वही हुआ। उसको सवाल इस तरह के किए, उन्होंने इसको इसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं लिया इसकी सिलेक्शन करनी है। तो उसकी तैयारी भी अच्छी होगी, उसकी ड्रेसिंग भी अच्छी थी, लेकिन वो इस वजह से उसने अपनी बेइज्जती भी करवाई, हमारी भी करवाई। मैं वहाँ अकेला ही बैठा था प्रोफेशनल, मुझे अच्छी खासी फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा और इस वजह से उसकी सिलेक्शन भी नहीं हुई और वो चला गया। तो मुझे हासा इसका अफसोस हुआ और मैं अक्सर जिन लोगों को, जिन बच्चों को, जिन इंटर्न्स को इंटरव्यू के हवाले से टिप्स देता हूँ, उनको ये वाक़या ज़रूर सुनाता हूँ ताकि उनको पता चले कि हमारी एक छोटी सी बेवकूफ़ी या लापरवाही, हो सकता है वो दोस्तों में या ऑफिस में अपने ऐसे ना बैठता हो, लेकिन कंफ्यूज हो गया हो, उस कन्फ्यूजन में उस दिन वो ऐसा बैठ गया हो। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें, बिल्कुल फॉर्मल और ईजी होकर बैठें, जैसे जैसे आप अपने बॉस के सामने बैठते हैं, जैसे आप अपने ऑफिस में बैठते हैं तो आप उस तरह बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठें। ये थी इंटरव्यू से पहले की बातें। अब मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू के हवाले से आपको बताऊँ। तो नॉर्मली जो मैंने इंटरव्यू किए हैं उसमें 3 से 5 या 6 लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। इनमें एक जो इसको हेड कर रहे होते हैं इंटरव्यू को, वो मेंबर होते हैं, वो रिटायर्ड कोई आला ऑफिसर होते हैं, और उसके साथ एक होते हैं डीआर यानी कि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, और दो हो सकते हैं, 2 प्रोफेशनल हों आपके जो एडवाइज़र होते हैं, यानी कि आपके प्रोफेशन से, यानी कि हम में से कोई, वो एक भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं। इसी तरह एक एक्स्ट्रा बंदा भी हो सकता है। ये 3 से 5 या 6 लोग होते हैं। मैंने 3 बंदों के साथ भी इंटरव्यू लिए हैं और 4 के साथ भी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपका एक्सपीरियंस आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन जो भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जब बैठ जाना है रिलैक्स होके, तो एक बात जहन में रख लें आप, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इंटरव्यू का माहौल बड़ा ही पोलाइट होता है। बड़े कोऑपरेटिव होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, चाहे वो प्रोफेशनल होते हैं, चाहे बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, बहुत बड़े अफसर होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे होते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि नॉर्मली बड़े पोलाइट उनका एटीट्यूड होता है, तो आपको किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक खौफ होता है, एक प्रेशर होता है कि पता नहीं क्या होगा, इतने बड़े लोग बैठे हैं तो पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। वो आपके साथ इतना कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो इंटरव्यू देने बच्चे आए हैं, ये बेचारे, इन पे प्रेशर होता है, ऑलरेडी कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी कन्फ्यूजन, आपका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए वो आपको बड़े प्यार से बात करते हैं, आराम से बिठाते हैं, छोटी मोटी बात करते हैं, हेलो हाय करते हैं, आपका नाम पूछते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो जाए। तो इसलिए आप जब इंटरव्यू देने आते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर घबराहट होती है तो ये नेचुरल बिहेवियर होता है, ये सबको होती है, हमें भी, मुझे भी होती है, अभी भी होती है, अभी भी कभी इंटरव्यू दो तो मुझे होती है। इसलिए इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस घबराहट को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस पे काबू रखें, और इंशाल्लाह एक आध 10-15-20 सेकंड के बाद आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप पे कंट्रोल करें और करें, इसलिए कि अपने ज़हन में रखें कि ये नौकरी अगर आपके नसीब में है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता।
कोई भी चाहे तो छीन नहीं सकता, लेकिन अगर नसीब में नहीं है तो सारे मिलकर कोशिश भी कर लें तो आपको वो दे नहीं सकता। तो लिहाजा कॉन्फिडेंट रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दिल में दुरूद शरीफ पढ़ें, आराम से बैठ जाएं, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। तो इसकी वजह एक तो ये भी है कि सीट्स बहुत ज़्यादा है। अगर एक आध सीट हो और बंदे बहुत ज़्यादा हों तो फिर तो होता है कि पता नहीं क्या होगा। सीटें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे जिनकी, तो वो इंशाल्लाह उनकी सिलेक्शन के बड़े चांस हैं। आपको ये शायद बता दिया गया हो कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो उसका दो हिस्से होते हैं, एक आपकी एकेडमिक्स है, दूसरे आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। एकेडमिक्स के मार्क्स मैटर करते हैं, जिनकी अच्छी डिवीजन्स हैं उनका अच्छा ऑलरेडी स्कोर वहाँ से इन्हें मिल जाता है, उसमें आपके इंटरव्यू के नंबर ऐड होने होते हैं। एकेडमिक्स वाला जो पोर्शन है वो आप गुजर चुके हैं, उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिनकी बहुत अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। और जिनकी अच्छी नहीं रही, जिनकी सेकंड डिवीजन हैं, उनके चांसेस कम ज़रूर होते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनकी ना हो। आप समझ लो कि ये जो इंटरव्यू वाला दिन होता है ना, ये वो दिन होता है जिसमें आप अगर परफॉर्म अच्छा कर जाएं तो इंशाल्लाह आपकी एकेडमिक्स और आपकी बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यानी कि आप यूँ समझ लें, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो जो एक दिन होता है, ऑस्ट्रेलिया की जो जो रैकेट्स हैं वो बड़े हाई हैं, उसके मुकाबले में जो जिम्बाब्वे है उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। अगर देखा जाए तो कोई भी कहेगा कि जब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि उस दिन, जिस दिन वो मैच है, तो जो उनका प्रीवियस जो उनके आप समझ लें कि उनकी रेपुटेशन है, वो उस दिन उनकी काम ना आए। जिम्बाब्वे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाए और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म ही ना कर सके तो जिम्बाब्वे जीत जाए। यानी कि वो जो दिन है ना, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के जाएं, भूल के जाएं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। आप उस दिन के लिए फोकस करें और उसी दिन के लिए तैयारी करें जिस दिन आपका इंटरव्यू है, और अभी दिन है उसको यूज़ करें। भूल जाए आपकी सेकंड डिवीजन ज़्यादा है, भूल जाए आपकी फर्स्ट डिवीजन सारी है। जिसकी सारी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है वो नाकाम हो सकता है, और जिसकी थ्रू आउट सेकंड डिवीजन है वो कामयाब हो सकता है। इसलिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो दिन है वो आपका इंटरव्यू दिन है, और उसी पे आप फोकस आपने करना है और उसी को देखते हुए आपने तैयारी करनी है। अब मैं आता हूँ कि तैयारी जो है वो आपका जो फोकस है वो किस तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम नॉर्मली जो मेंबर होते हैं, जो यानी कि जो प्रिजाइड कर रहे होते हैं सेशन को, वो स्टार्ट करते हैं। वो आपसे हल्का फुल्का हेलो हाई करेंगे, आपसे पूछेंगे अपना नाम बताइए, नाम उनके सामने लिखा होता है, वो आपसे कहेंगे अपना तारुफ करो। आप लोगों ने सब ने अपना तारुफ जो है बना लेना है। अपना 2 से 3 मिनट का इंट्रोडक्शन आप पेपर पे लिखें, अपनी स्ट्रेंथ लिखें, अपने नाम से शुरू करें। मेरा ये नाम है, मैंने ये एजुकेशन है मेरी, यहाँ यहाँ ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे स्किल्स हैं, ये मेरी अचीवमेंट है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं आपके इंट्रोडक्शन में, जो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको लिख लेंगे, आप कोशिश करें कि इसको उर्दू में भी और इंग्लिश में दोनों में तैयार करें, इसकी प्रैक्टिस करें। एक कमरे में बंद हो जाए, ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने आप को सुनाएं। एक आईना ले लें, उसके सामने बैठ जाएं, अपने आप को सुनाएं, उसके सामने बोलें, बार बार रिपीट करें। जहाँ पे आपको दुश्वारी आती है उसको वहाँ दोबारा उसकी प्रैक्टिस करें। तो आप 1 से 2 सफ़ों के दरमियान अपना इंट्रोडक्शन बना लें। ये डिपेंड करता है जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसका उतना ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन बन सकता है, लेकिन ये 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना बनाएं। 2-3 मिनट काफ़ी होते हैं। इंट्रोडक्शन में अपनी एजुकेशन से शुरू करें, अपने एक्सपीरियंस तक ले जाएं, उसके बाद अपने आपकी जो स्किल्स हैं, आपने कोई सर्टिफिकेशन किए हुए हैं वो बताएं, आपकी जो अचीवमेंट है, आपकी पोजीशंस आई हैं, आपने कोई अपनी जॉब में कोई अचीव किया है, कोई ऐसी चीज़ तो आप बताएं, आपकी कोई पब्लिकेशन है वो बताएं, आपने एमफिल किया है वो बताएं। इस तरह की सारी चीज़ें, इसको अपनी स्ट्रेंथ जो है बेसिकली आपने अपने इंट्रोडक्शन में बतानी है, ताकि उन्हें पता चले आप क्या हो। तो नॉर्मली फिर जो मेंबर होते हैं उसी में से पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा आपने यहाँ काम किया है, वहाँ के मुतालिक बताओ, आपने ये आपकी ये अचीवमेंट है, आप ये बताओ, आपने अपनी लाइब्रेरी ऑटोमेट की है, कैसे की। इस तरह के सवाल फिर उसी में से निकलना शुरू हो जाते हैं, और सवाल उसी में से आपने जो एप्लीकेशन फिल की है या आपने सीवी दिया हुआ है उसमें से भी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, अब जो ये मेंबर होते हैं इनका नॉर्मली जो फोकस होता है, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन के लोग नहीं होते, इन्हें लाइब्रेरी साइंस का नहीं पता होता, इन्होंने आपसे जो सवाल करने होते हैं ना,
वो नॉर्मली वो होते हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से। ये जो चीज़ें आजकल चल रही हैं करंट अफेयर्स में, वो उसी के मुतालिक पूछते हैं। और इसका बेस्ट तरीका जो होता है, वो आप अगर डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको बड़ी हेल्प होगी। आपको पता होगा कि आजकल क्या इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने क्या पूछना है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या पूछना है, लेकिन नॉर्मली जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो मामला चल रहे हैं आजकल, वो उसी में से पूछ लेते हैं। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर थॉरोली पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेज होता है, इदारिया जो होता है, उसको ज़रूर देखें। करंट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, फिर उसके सोल्यूशन भी जो अखबार होता है वो उसने दिया होता है। फिर खबरों में जो आजकल हो रहा है वो डेली आ रहा होता है। अगर आप उसको पढ़ते हैं पूरी डिटेल से तो आपको उसका पता होता है कौन सा सदर जो है पाकिस्तान में आजकल आया है। अभी कल ताजिकिस्तान से आए थे, आपको पता उसका नाम क्या है, क्या इश्यूज चल रहे हैं आजकल। कोविड पे आजकल बहुत बड़ा इशू है, कोविड ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे, वो पूछ सकते हैं आप। तो अभी आज शायद प्राइम मिनिस्टर जो है, जो ग्रीन फाइनेंसिंग पे उनका है आज कोई फंक्शन है, कोई स्पीच करनी है। आपको पता हो ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है, खबर आएगी कल, या न्यूज़ न्यूज़ नामा जो खबरनामा होगा उसमें आप देखें, इस पे पढ़ें। ये जो इश्यूज चल रहे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये नॉर्मली इन्हीं में से पूछते हैं जो करंट चीज़ें चल रही हैं। तो सी पैक का एक बड़ा बहुत कॉमन है, पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको पता हो कुछ भी पूछ सकते हैं। कश्मीर में क्या मामला चले हैं, फ़लस्तीन में जो रिसेंटली जो मामला हुए हैं, इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो। इंटरनेशनली जो कॉमन और जो पॉपुलर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको पता हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, मतलब ये यूएन का जो है जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है, इस तरह की ये चीज़ें जो करंटली चल रही हैं, इसको देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई, वो आप अखबार देखेंगे आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मली किस तरह की चीज़ें वो पूछते हैं। तो ये चीज़ें आपने न्यूज़पेपर पढ़ के इनको अच्छी तरह देखनी है। हमारे पाकिस्तान के वजारत जो वज़ीर तलीम जो है फेडरल के और प्रोविंस के, वो कौन है ये आपको पता हो। दूसरे वज़रा जो है उनके नाम आपको पता हो, वज़ीर हारजा कौन है, वज़ीर दाखिला कौन है। इस तरह की चीज़ें ना पंजाब के लेवल पे भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इनको देखो, कुछ अच्छे के जो कॉलम नगार हैं उनके मतलब उनके कॉलम को पढ़ो आप, वो टॉपिक उन्होंने को डिस्कस किए होते हैं वो आपको पता हो। तो इन शॉर्ट न्यूज़पेपर पे फोकस करें। अगर ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हैं तो आजकल जनरल नॉलेज की कुछ डॉगर सन जंगीर भी उन्होंने भी कुछ छापी हुई है, अगर आप वो देखना चाहें तो देख लीजिए। लेकिन अखबार के मुकाबले में वो आउटडेटेड होती हैं। तो आप अखबार पिछले दिनों के भी और आने वाले दिनों का भी देखें। पिछले दिनों के अखबार निकाल के देखें, ऑनलाइन आर्काइव अवेलेबल होता है, उनको देखें, पिछले हफ्ते या उससे पुराना। इन सारों को ये अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। तो पिछले महीने के और करंट जो आगे आने वाले दिन है, आपका जब तक इंटरव्यू ना हो जाए, आप लाजमन न्यूज़पेपर को कंसल्ट करें, इदारिया देखें, अच्छे कॉलम निगार एक दो रेगुलर पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत सारा हिस्सा करंट अफेयर का कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा इंटरव्यू करने की यह बारी आती है जो डीआर होता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि आपका जो एरिया है वो कॉलेज लाइब्रेरीज है, तो जो डिपार्टमेंट का बंदा आएगा वो भी कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होता है, उसको भी लाइब्रेरी साइंस का कुछ नहीं पता। तो वो लाइब्रेरी साइंस के मतलब या लाइब्रेरीज जो है, स्पेशली जो कॉलेज लाइब्रेरीज है, उसके मतलब पूछ सकता है। तो आप अगर थोड़ा सी एफर्ट करें तो कॉलेज लाइब्रेरीज में कुछ ना कुछ लिखा गया है, कोई आर्टिकल डाउनलोड करें, उसको पढ़ें कि कॉलेजेस और कॉलेज लाइब्रेरीज के क्या इश्यूज हैं, वहाँ की लाइब्रेरीज जो है किस हाल में है। तो आपको उसका आइडिया होगा। वो आपसे पूछ सकते हैं जी कि पंजाब में कितने कॉलेजेस हैं, कितनी लाइब्रेरीज हैं, क्या हालात हैं उनकी, क्या इश्यूज हैं, और अगर इश्यूज हैं तो उसको कैसे आप एड्रेस करोगे, आपके पास क्या सोल्यूशन है, इस पर गौर फिक्र करें आप। लाइब्रेरीज का हालत खराब है, ये आप इसको कंफर्म करें। आपको कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई रीडिंग के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। किताबों का कलेक्शन नहीं है, बजट नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बजट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, ऑटोमेशन होनी चाहिए। उसके ऑटोमेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास स्किल्स होने चाहिए।
आपके पास ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी की है, मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने इंटर्नशिप की है, वट आपने जो भी किया, तो ये आपको पता हो, ये सारी चीज़ें इसको लिखें पेपर पे और उसकी प्रैक्टिस करें। उन्हें बताओ कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है, आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, या आप ये ट्रेनिंग ली है आपने, ये आप कर सकते हैं, आप तो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं इसको करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को सोचें। ये जस्ट मैंने आइडिया दिया है, और इस तरह बाकी जो रिसोर्स पर्सन है वो आपको आइडियाज़ देंगे, कुछ मेरे पॉइंट, कुछ उनके पॉइंट, ये सोचें, सुने, लिखें, फिर इन सबको इकट्ठा करो, फिर उस पर फोकस करो। जो सवाल आपको आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसको ढूंढें। तो हमसे इस तरह के बचकाना सवाल ना पूछें, क्लासिफिकेशन क्या है, कैटलॉगिंग, ये सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए। माशाल्लाह कम अज़ कम मास्टर किया हुआ है, आपके पास सभी किताबें हैं, नोट्स हैं, आप खुद देखो, उसको ढूंढो। जो ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि वो कहीं से नहीं मिल सकती, तो फिर किसी सीनियर से रब्ता करें। अदरवाइज ये जो सेशंस हो रहे हैं ना, ये यूजफुल है आपके लिए और इनफ है आपकी गाइडेंस के लिए। तो आप लोग लकी हो कि खालिद साहब और उनकी टीम जो है, पीएलई की जो टीम है, वो आप लोगों के लिए इतने यूजफुल सेशन जो है कंडक्ट करवा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग जो अभी आपको कुछ बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, चलो अल्लाह करे आपकी ज़्यादा लोगों की जॉब्स हो जाएं, तो हमारा भी कुछ हिस्सा इसमें डाल जाए। इसको पॉजिटिव लें, इसमें किसी को फेवर देना या किसी को नुकसान देना मकसद हरगिज़ नहीं है। और कोई भी आपकी जॉब की गारंटी नहीं दे सकता, जो करना है वो आपने करना है। और सिफारिश वाला जहन से निकाल दें, कोई किसी की सिफारिश ना कर सकता है, ना करेगा इंशाअल्लाह। अगर करेगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इंशाअल्लाह मेरिट पे होना है, बहुत सारी सीटें, अपने आप को मोटिवेट करो और टाइम ज़ाया ना करो। अगर आप टाइम ज़ाया कर देंगे तो आपकी हालत फिर उसका अल्लाह ही वारस है। तो डीआर वाले जो हैं, जो डिपार्टमेंट वाले हैं, इस तरह के सवाल कर सकते हैं, लाइव नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए अपने इंटरव्यू को तैयार करें। अब हम वापस आते हैं, हमारे जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो एक हो सकता है या दो हो सकते हैं। वो क्या सवाल करेंगे? देखो, आप लोगों ने अभी टेस्ट की तैयारी की है, ठीक है। इस तैयारी के लिए आपने अपने जो भी कोर्सेज हैं, जो आपने आपकी मास्टर के दौरान या एमफिल के दौरान आपने पढ़े हैं, उन चीज़ों को आपने देखा होगा। उनको एक दफ़ा फिर देखें। जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल चीज़ें कोई डेफिनेशन लोग नहीं पूछते नॉर्मली, लेकिन आपको आपके जो सब्जेक्ट के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कोर चीज़ें हैं, उसका आपको पता हो, आपके पास नोट्स हैं, किताबें हैं, उसको देखो। जो टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे थे, अभी समझो टेस्ट होना है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है आपने वहीं से देखना है। अच्छा, अब एक बंदा होता है प्रोफेशन का या दो होते हैं, अब डिपेंड करता है उस पर कि वो कौन बंदा है। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है सवाल करने का। जो ज़्यादा यंग लोग हैं, जिन्होंने लेटेस्ट लाइब्रेरीशिप पे काम किया हुआ है, सीखा हुआ है, उनकी ट्रेनिंग है, तो नॉर्मली वो उसी में रहते हैं, वो उसी के सवाल करते हैं। उसमें आईटी आ जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, इसमें ऑटोमेशन के हवाले से, इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग के हवाले से, डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से, वो इस तरह के जो जदीद जो मामला चल रहे हैं ना हमारे प्रोफेशन में, ज़्यादातर वो फोकस करते हैं इन चीज़ों पे। और ये वो चीज़ें जो आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता क्या होना चाहिए दुनिया में या पाकिस्तान में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं जिन पे आजकल काम हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। आप गूगल करो, देखो, अपने नोट्स खोलें जो आपने पढ़े हैं, उनमें देखो। आप लोगों ने हमसे अभी फ्रेश, आप ग्रेजुएट हैं, आपने इन चीज़ों को, हमने शायद ना पढ़ी हो, आप लोगों ने पढ़ी हैं, या आप लोगों ने जहाँ इंटर्नशिप किसी अच्छी लाइब्रेरी में की है, तो आपने जो चीज़ें देखी हैं, इन चीज़ों को देखो। इन चीज़ों पे आप कुछ चीज़ों को गूगल करो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दुनिया की जो अच्छी लाइब्रेरीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज हैं, उनकी वेबसाइट पे जाकर देखो वो क्या सर्विसेज दे रही हैं। उन सर्विसेज को देखो। अगर उसका पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो उसका पता करो। आप लाइब्रेरियन है, हमारा काम दूसरों को इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप अपने आप को नहीं देंगे, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करो। वो सर्विसेज जो अच्छी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज दे रही हैं, चाहे पाकिस्तानी है चाहे इंटरनेशनल है, उनकी वेबसाइट से वो सर्विसेज का देखो और उसके मुतालिक फिर इंफॉर्मेशन लो, और अपने आप को उस चीज़ के मुतालिक क्लियर करो। आपको क्लियर हो, आप कंफ्यूज ना हो। आपसे कोई सवाल करे तो आप थोड़ा बहुत बता दो, फर्दर वो आपसे पूछो तो आप फंस जाओ, ऐसा नहीं। आपको उन सर्विसेज का पता हो, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करो अच्छी तरह, फिर उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को एक्सप्लोर करो,
और बिल्कुल जब कॉन्फिडेंस हो जाए तो फिर छोड़ो। तो नॉर्मली जो हमारे जो नए प्रोफेशनल या जो ये यंग लोग हैं वो इसी तरह की चीज़ें पूछते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों को देखो, इन टिप्स को देखो, तो आपको जो जदीद जो लाइब्रेरीशिप पे काम हो रहा है आपको पता चल जाएगा। और जिनको वो चीज़ें नहीं आती वो उसको ढूंढ के वो चीज़ें सीख लें, देख लें। आपने वहाँ करके तो कुछ नहीं दिखाना ना, आपने बताना ही है। तो आप इस काबिल ज़रूर हो जाएं कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। जब आप चीज़ें इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप नोट्स बनाएं, लिखें और ऊंची ऊंची आवाज़ में खुद को बताएं, समझाएं। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ आप बोल सकोगे, बता सकोगे विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो दूसरा जो एस्पेक्ट मैं बताना चाह रहा था प्रोफेशन के हवाले से वो यही है कि जो थोड़ा सा जो हमारी जो थोड़ी सी पुरानी लाइब्रेरीशिप है वो उसके मतलब पूछ सकते हैं। तो आप अपने नोट्स वगैरह देखोगे जो आपने कोर्स पढ़े हैं तो इंशाल्लाह ताला उनका भी जवाब आप दे सकोगे। कोई लीडरशिप पे भी सवाल कर लेते हैं, कोई मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हैं, मैनेजमेंट के हवाले से जो हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ी है उससे भी कोई लोग पूछ लेते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पे लोग पूछ सकते हैं, उनको कैसे एक्सेस दी जा सकती है डिजिटल लाइब्रेरी के मतलब। HEC की वेबसाइट को अच्छी तरह एक्सप्लोर करें, वो क्या चीज़ें ऑफर करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, मैंने आपको आइडिया दी है, जिन लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह वो इसको आगे लेके चलेंगे और फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अपने अंदर वो जो कमी या कोताही रह गई है वो उसको इंशाल्लाह इन दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो टाइम ज़ाया करेंगे, जो सोचेंगे अच्छा इंटरव्यू है मेरी तो होनी नहीं है, या अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा भी बड़े दिन पड़े हैं, तो आप यकीन करें उनकी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो इन 8-10 दिनों को सही तरह यूज़ कर लेंगे, हम लोग जो आपको बता रहे हैं अगर उनकी बातों को थोड़ा सा सीरियस ले लेंगे तो इंशाल्लाह आप उन खुशनसीब बंदों में ज़रूर होंगे जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मेरे जहन में यही चीज़ें हैं। इन दी एंड फिर मेंबर जो है उसके पास चली जाती है, वो आपको एक आध सवाल फिर पूछ सकता है जो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फील किया हो। उनके सवाल वही होते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से या करंट अफेयर के हवाले से। इसीलिए अच्छा एक और बड़ा अहम सवाल है जो अक्सर मेंबर पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आप लोग जो है प्रोफेशनली लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं या लाइब्रेरियन हैं, आप लोगों को किताबें पढ़ाते हैं, उनके लिए किताबें सप्लाई करते हैं, तो क्या जनाब आपने भी कभी कोई किताब पढ़ी है? तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो हम वहाँ हमें अच्छी खासी शर्मिंदगी होती है जब हम कहते हैं नहीं ये हमने खुद कोई किताब नहीं पढ़ी। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने कुछ किताबें पढ़ी हों। अगर किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी तो अभी वो शुरू कर दे, सोने से पहले कोई एक आध घंटा उसको लगा दे, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक किताब ज़रूर ख़त्म कर लेगा। कोई अच्छी सी किताब जो मशहूर किताब है उसको ज़रूर पढ़ लें, ताकि अगर आपसे पूछे तो आप बताएं हाँ मैंने ये किताब पढ़ी है। अगर आप झूठ बोलेंगे अगर आप पढ़ी होगी तो उसमें से पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, तो ये आपके उल्टा आपके लिए नुकसान हो जाएगा। अगर आपका अच्छा इंटरव्यू होगा तो वो सारा ज़ाया चला जाएगा। आपके लिए एक बड़ा अच्छा मशवरा ये है कि झूठ आपने नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे आप। जो सच है वो बताएं। किताब अगर आपने पढ़ी है तो उसी का नाम बताएं जो आपने पढ़ी है, ताकि अगर वो उसमें से कुछ पूछे तो आपने पढ़ी होगी तो इंशाल्लाह आप उसका अच्छा जवाब दे देंगे। अगर नहीं पढ़ी होंगी तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, तो वो इंतहाई नेगेटिव इंप्रेशन होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा एक और बात मैंने ये आपको बतानी थी कि अगर कोई ऐसा सवाल जो आप समझते हैं कि उसका जवाब नहीं आता तो उस पर टाइम मत ज़ाया करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, 10 से 15 मिनट उन्होंने आपको देनी है। तो अगर आप अपने एक सवाल को लेके उस पर तुक्के लगाते रहेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा और वो टाइम निकल जाएगा। अगर आपको 100% जवाब आता है तो सॉरी बताइए, 50% आता है तो कुछ बता दें, अगर 0% आता है तो सॉरी कह दें, ताकि वो आपसे कोई और सवाल पूछे, उन्हें पता चल जाए कि उस आपसे कोई 5-7 सवाल कर लें जिसमें से आपको आउट ऑफ 7 जो है कोई 5-4 का आपका जवाब आ जाए। अगर आप एक ही सवाल पे तुक्के लगाते रहेंगे, टाइम ज़ाया करते रहेंगे तो एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो वो कहेंगे कि भाई इसको तो आता नहीं है, ये मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आपको अगर सवाल का जवाब नहीं आता तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर बंदे को सारे सवालों के जवाब नहीं आते होते। हमें भी नहीं आते। अगर मुझसे मेरा इंटरव्यू होता है तो मुझे भी सारे सवालों का जवाब नहीं आता। तो आप लोगों को जिस सवाल का जवाब नहीं आता तो आप उस पर सॉरी कह दें, ताकि वो अगला सवाल आपसे पूछे।
इस तरह इंशाल्लाह ये होगा कि आपको कोई ना कोई सवाल का जवाब आना शुरू हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी सवाल पे तुक्के लगाते रहेंगे, आई भाई नहीं करते रहेंगे, तो वो उन्हें नजर आ जाएगा और एक इंतहाई बैड इंप्रेशन होगा। सवाल नहीं आता कोई बात नहीं, हमें सबका सवाल उन्हें भी पता होता है कि सारे सवालों के जवाब नहीं आते, तो आप उस पर सॉरी करो ताकि दूसरा सवाल करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपको आता होगा, तो वो आप उसका जवाब दें। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाएगा और एक आपका एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। झूठ नहीं बोलना, और जो मैंने ड्रेसिंग के हवाले से चीज़ें बताई हैं वो प्लीज़ उसका उसका ख्याल कीजिए, और बाहर बैठ के आपस में गुफ्तगू ना करें। और जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो बाकी जो बाहर लोग बैठे हैं या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो आपसे सवाल पूछेंगे उसको शेयर मत करें। हमारे दोस्तों में ये भी एक खूबी पाई जाती है, तो वो फेसबुक पे जाके अपनी जो है ना शेहियाँ जो है वो मारना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये आपका नुकसान होगा इसका। जब इंटरव्यू खत्म हो जाए तो फिर ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। तो आप इंटरव्यू के लिए जो आपके बाहर आपके जो कुलीग क्लास फेलोज बैठे हैं उनके साथ बिल्कुल बात ना करें, कोशिश करें फारिग हो गए तो घर को जाएं, और अगर इंटरव्यू शुरू होने वाला है उससे पहले भी कोई गुफ्तगू करने की कोशिश ना करें। जो एसओपीज उन्होंने कहाँ कहे हैं, मास्क वगैरह जो भी है, इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। कोविड की वजह से जो एसओपीज हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये मेरी वो तमाम बातें थी जो मेरे जहन में थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, मैं ताकि उसका जवाब दे सकूँ। कुछ लोगों ने वेव किया है हाथ, तो मैं देख लेता हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे हैं, तो इतना सारे को जवाब देना मुश्किल होगा। मैं देखता हूँ कि आई डोंट नो कि अब इसके जवाब जो हैं इसके, या आप ऐसे कीजिए कि अगर टेक्स्ट नहीं है तो मुझे तो कोई मैसेज अभी नज़र नहीं आया। तो अगर किसी का सवाल हो तो वो आप डॉक्टर खालिद महमूद सिंगरा साहब को कर दें, तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से आपको जवाब